हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ज़बरदस्ती के बढ़ाए हुए एक लेक्चर में आपका स्वागत है। जो चीज़ 5 में होनी थी वो छठे लेक्चर में होगी, है ना? आप लोगों के महान कर्मों की वजह से। ठीक है, चलिए, खैर सबका दोष नहीं है, सबको क्यों बोलूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैट ऑफ है बेटा, ठीक है, और ऑफ ही रहेगी। तो ज़रूरी नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे को चैट चाहिए ही नहीं। हाँ, चलने दो ठीक है। चलो, तो वर्नर थ्योरी हम पढ़ने वाले थे। मैंने कहा था कि मेटल्स के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। मेटल कौन सा? जो डब्बे के अंदर हमारे पास मेटल बैठा है, इसकी दो तरह की वैलेंसी होती है बेटा। पहली वैलेंसी होती है कि जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, है ना? और ये इक्वल होती है किसके? प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है इसके चार्ज के, यानी कि जो इसका एक्चुअल चार्ज जो हम निकालते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं कि इस मेटल पे कितना चार्ज है। तो इन प्रेजेंट सिनेरियो, आज की जो मॉडर्न जो हमारा सिनेरियो है, ये तो पुरानी थियरी है। मॉडर्न में हम आज जो प्राइमरी वैलेंसी, जिसको वर्नर प्राइमरी वैलेंसी बोलता था, उसे आज बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां आएगा इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इसके बराबर होती है ये, ऑक्सीडेशन नंबर के मेटल के बराबर होती है। दूसरी तरह की मेटल की जो वैलेंसी होती है वो उसकी दूसरी चाहत होती है, और दूसरी चाहत होती है कि कोई आए और मेरे साथ बॉन्ड भी बनाए। पहली चाहत कि वो अपने चार्ज को सेटिस्फाई करवा दे, और चार्ज जो होता है वो जनरली मेटल पे कौन सा होता है? प्लस। ठीक है, तो ये हो गई इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, प्लस चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ी आवाज बढ़ा देना इसकी, आवाज बढ़ाओ इसकी, आवाज बढ़ाओ, कम है, थोड़ी सी बढ़ा दो। सही है अब? हाँ ठीक है, अब ठीक है, कम आ रही होगी तो बढ़ा के सुन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेटल और ये हो गया लिगेंड। मेटल पर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, तो पहली इच्छा है मेटल की कि कोई उसके पॉजिटिव चार्ज को आकर सेटिस्फाई करे। दूसरी इच्छा है कि कोई उसके साथ आके बॉन्ड बनाए। तो बॉन्ड बनाने को हमने क्या बोला था? जितने बॉन्ड बनते हैं उसको हमने क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बोला था? नहीं बोला था? हमने पहले सीखा हुआ है कि जितने बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब है कि सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर हो गई? इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, या ऑफ मेटल लिख सकते हो आप कि मेटल से कितने बॉन्ड बने हुए हैं, मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। और उसे ही वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी कहा था। हमने बाद में उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोला। आज हम पुरानी थियरी को नई थियरी से मैच कर रहे हैं कि भाई जिसको वर्नर ने प्राइमरी वैलेंसी कहा था, आज हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जिसको वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी कहा था, आज हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। दैट्स इट। जो प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि वो मेटल का चार्ज है, तो वो किससे सेटिस्फाई होगा? तो वो माइनस से ही सेटिस्फाई होगा। अरे भाई, प्राइमरी वैलेंसी है तो उस वक्त वर्नर को यही पता था कि मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही रखता है। हालांकि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो जीरो स्टेट में और माइनस चार्ज में भी बॉन्डिंग करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मगर वो बहुत रेयर है, कम है नंबर में, और वर्नर के टाइम तक वो चीजें नॉन नहीं थी, नहीं जानते थे उसे। तो उस वक्त तक तो मेटल जो है वो पॉजिटिव ही माना जाता था। तो उस वक्त के हिसाब से, और आज भी आप जानते हो कि मोर देन 90% मेटल आपको प्लस चार्ज में ही मिलता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही मिलती है। तो ये किससे सेटिस्फाई होगा? तो अगला लिखो, सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ऑब्वियसली अगर प्लस चार्ज है तो सेटिस्फाई किससे होगा? माइनस से होगा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, किससे सेटिस्फाई होता है? एनायन से सेटिस्फाई होता है। लेकिन क्या हमने ऐसा देखा है क्या कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड मेटल के अंदर, लिगेंड मेटल और लिगेंड में लिगेंड कैसे कैसे देखे हमने? न्यूट्रल भी देखे और हमने एनायन भी देखे।
कैटायन की बात यहां नहीं करेंगे क्योंकि रेयरली दो ही कैटायन जो हैं वो लिगेंड है, उसकी बात वर्नर ने नहीं करी थी, उसे पता ही नहीं था कि कैटायन भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है। मगर हम फिलहाल बात कर रहे हैं मोर देन 95% न्यूट्रल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और एनायन हमने सबसे ज्यादा लिगेंड पढ़े हैं। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, लिगेंड के साथ बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या मेटल की जो बॉन्डिंग करने की इच्छा है उसे कौन पूरा कर रहा है, तो उसे लिगेंड्स पूरा कर रहे हैं। लिगेंड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, वो तो एनायन के साथ साथ न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो यहां लिखेंगे सेटिस्फाइड बाय एनायन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहले अभी देख लो ये सारी चीजें, ये क्या है, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना समझ नहीं आएगी, है ना। तो अभी ये देख लो। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो इसमें बताई गई कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आपकी वो आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। कैसी वैलेंसी होती है बेटा, आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल इन नेचर, आयोनाइजेबल यानी कि पानी में फेंकोगे तो वो आयंस अलग हो जाएंगे, काउंटर आयंस के लिए जो बोलते हैं आयोनाइजेबल। और ये जो होती है अंदर के बॉन्ड होते हैं इन्हें नॉन आयोनाइजेबल बोलते हैं। क्योंकि जो आयोनाइजेबल होती है वो बाहर आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, और वो आयनिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो नॉन डायरेक्शनल होता है। और ये हो जाएगा आपका डायरेक्शनल अंदर वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। डायरेक्शनल इन नेचर। उसके बाद आप ये अंदर के बॉन्ड से, एक्चुअली ये डब्बा है, ये एम है, ये एल है, ये अंदर के बॉन्ड से आप तय करते हो कि ये कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ज्योमेट्री किससे डिसाइड हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी से। बाहर कुछ भी लग रहा हो, है ना, बाहर मान लो कुछ भी लग रहा हो, इधर एक्स वाई जेड लग रहा हो, इधर एक्स वाई जेड लग रहा हो, वो तो काउंटर वैलेंसी है, वो आयोनाइजेबल है। मगर जो डब्बा है वो डब्बे की ज्योमेट्री किससे डिसाइड हो रही थी, कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड हो रही थी। याद करो, हमने बोला था कि अगर दो लिगेंड जुड़ेंगे तो लीनियर होगा, तीन होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, चार होगा तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, पांच होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, छह होगा तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। यानी कि सारी बात ज्योमेट्री की बात तो ये कर रहा है, और ये कौन है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो यहां पे क्या होगा, ये किसमें, ज्योमेट्री प्रिडिक्शन, यूज्ड इन ज्योमेट्री प्रिडिक्शन। ज्योमेट्री प्रेडिक्शन में यूज होता है। क्या आप ऐसे K4FeCN6 देखा आपने बेटा, देखा कि नहीं देखा? क्या आप 4 पोटेशियम को बोल के बता सकते हो कि ये 4 पोटेशियम है इसलिए ऑक्टाहेड्रल है? इस बाहर वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, बाहर वाले का ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। इसका और इसका तो आयनिक बॉन्ड है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी, ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी वैलेंसी में आ गए 6 के 6 साइनाइड वाले बॉन्ड। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यहां पर क्या देखना है, हमें यहां पे अब अगला क्या लिखना है, कैन नॉट प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट नहीं कर सी, ऑक्सीडेशन नंबर से आप ज्योमेट्री थोड़ी प्रिडिक्ट करते हो, आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बॉन्ड है उससे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करोगे। फिर इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सॉलिड लाइंस। ठीक है भाई, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी बातें बिना एग्जाम्पल के तो समझ आएगी नहीं, तो चलो गिने चुनी चीजें हैं, और भी नई चीजें हैं, देखते हैं। उसने कहा कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल,
सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल और कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है तो सिर्फ सेटिस्फाई होगा किससे, एनायन से, मगर लिगेंड जो है वो तो न्यूट्रल और एनायन दोनों तरह के होते हैं और दोनों तरह की चीजें जो है वो बॉन्ड बना सकती हैं। तो इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। वो आयोनाइजेबल होता है, डब्बे के बाहर वाली चीज है, और नॉन डायरेक्शनल चीज है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। ये आयोनाइजेबल भी है, सॉरी ये नॉन आयोनाइजेबल है और डायरेक्शनल इन नेचर है। उससे हम ज्योमेट्री प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मगर इससे हम ज्योमेट्री प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ज्योमेट्री प्रेडिक्शन की बात आती है तो अगर 2 डिग्री वैलेंसी है, अगर 2 डिग्री वैलेंसी मेरे पास, अगर 2 डिग्री वैलेंसी मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5, 4 2 बार लिख देना, 4 है, 5 है और 6 है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये लीनियर होगा, है ना। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। यहां प्रेडिक्शन चल रहा है, अभी हम ये नहीं बता सकते कि टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो सिर्फ प्रेडिक्शन में दोनों जाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में दोनों जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर होगा भी हो सकता है। 5 में स्क्वायर पिरामिडल, या फिर 5 एक और मान लो, 5 में एक और होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकता है। छह में आता है स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं इस पे 2 स्टार लगा रहा हूं, 3 स्टार लगा रहा हूं। उसके बाद आपको टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे ही नहीं। यूं मान के चलो हम सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं किस पे, एक तो 4 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर पे और एक 6 नंबर कोऑर्डिनेशन पे, यही है सबसे ज्यादा। आप देखोगे कि 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखेंगे। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सबसे ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज वो सबसे स्टेबल ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। किसी कॉम्प्लेक्स की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स आपको नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल ही ज्यादा मिलेंगे। ये 2 डिग्री वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। कुछ केसेस में नोट लगा के लिख देना, इन सम केसेस प्राइमरी वैलेंसी यानी कि जो 1 डिग्री वैलेंसी है कैन ऑल्सो वर्क एज 2 डिग्री वैलेंसी। एंड शो ड्यूअल नेचर। कुछ ऐसी चीज भी होती है कि कुछ प्राइमरी वैलेंसी, मान लो प्राइमरी वैलेंसी बाहर, प्राइमरी वैलेंसी का मेन काम क्या होता है बेटा, बाहर, ठीक है। तो यहां से एक बात पता चलती है कि डब्बे के बाहर जो है वो प्राइमरी वैलेंसी है, मगर मेटल को कई बार जरूरत पड़ती है कि उसके बॉन्ड बनाने के लिए कम पड़ गए, और जब बॉन्ड बनाने के लिए कम पड़ जाएंगे तो वो क्या बोलेगा कि एक काम करो, तुम बॉन्ड भी बना लो और मेरा चार्ज तो सेटिस्फाई कर ही रहे हो, मेरे साथ आके बॉन्ड भी बना लो। मतलब मेरा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह काम करो। अब जब दोनों की तरह काम करेंगे तो सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट भी करेंगे उसे, तो डुअल नेचर वाली है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डुअल नेचर में चली जाती है ना प्राइमरी वैलेंसी, वो एक ऐसी प्राइमरी वैलेंसी होती है जो फिर आयोनाइज नहीं हो पाती। इट्स सिंपल, अगर आप मैं आसान भाषा में मैं बताऊं तो यहां देखो, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है। हम क्लियरली
डब्बे के बाहर जो कुछ भी है एक्स वाई जेड, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो उसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और डब्बे के अंदर जो भी जुड़ा है एम एक्स वाई जो भी जुड़ा हुआ है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। डब्बे के अंदर जो लिगेंड जुड़े हैं वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। अगर इसकी बॉन्डिंग की चाहत खत्म नहीं हो, उसे बॉन्ड बनाना है, तो ये हो सकता हो कि यहां से कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी है उसे अंदर ले आए कि भाई मेरे बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तुम बाहर से आके अंदर आ जाओ और बॉन्ड भी बनाओ। अब जैसे ही यहां से बाहर से कोई वैलेंसी अंदर गई तो वो बाहर थी तब तक उसे क्या कहा जा रहा था? प्राइमरी वैलेंसी, डब्बे के बाहर वाले को। जो डब्बे के अंदर चला गया उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि बाहर वाली अंदर चली जाती है, बाहर वाली, और मोस्टली वो होती कौन सी? एनायन, क्योंकि इधर से मैंने लिखा है तो मोस्टली वो क्या मिलेगा आपको? एनायन। तो इधर से कुछ एनायंस बॉन्डिंग में भी फेवर कर जाते हैं उसको, इधर से कुछ एनायंस बॉन्डिंग में भी फेवर कर जाते हैं, यानी कुछ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करने लग जाती। ऐसी वैलेंसीज को ड्यूअल नेचर कहते हैं। मगर एक फर्क है, और एक फर्क क्या है वो सुनो, कि अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा हुआ है PTNS3 6 और यहां लिख दिया क्या? Cl4। समझना मेरी बात को, PTNS3 6 और Cl4 लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है? ये एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखते ही बता दोगे कि इसकी वजह से बोले कुछ नहीं चढ़ा, 0 लगाओ, इसकी वजह से बोले +4 चढ़ेगा, +4 और 0 कितने होते हैं बेटा? +4। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, जिसे हम आज की तारीख में 1 डिग्री वैलेंसी भी कह रहे हैं। मतलब एक्चुअली आज की तारीख में तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं, पहले हम 1 डिग्री वैलेंसी कह रहे थे, तो इसे हमने 1 डिग्री वैलेंसी बोल दिया। क्यों? क्योंकि यही तो ऑक्सीडेशन नंबर आया है मेटल का, यही 1 डिग्री वैलेंसी। अब आपने क्या किया? इसको पानी में फेंका। अच्छा, इसमें 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो गई, और वो कितनी हो गई? 6 है। 2 डिग्री वैलेंसी 6 है, 1 डिग्री वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है, यानी कि कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, 1 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई? 4। क्लियर भाई? अब आपको इसको आपने पानी में फेंका पानी में, ठीक है, पानी में फेंका। जैसे ही पानी में फेंका आपको समझ आ गया कि PTNS3 6, यहां तो आ गया +4 और यहां पे 4 Cl- साइड में आ गए। जैसे ही पानी में फेंका तो 4 आयन तो ये अलग हो गए और 1 आयन ये अलग हो गया। तो आयोनाइजेबल कौन सी मिली आपको? जो बाहर बैठी है। आयोनाइजेबल कौन सी मिली? जो बाहर बैठी है। किसे कहा जाएगा आयोनाइजेबल? बाहर वाले को। अब प्राइमरी वैलेंसी तो यही है, और ये इस केस में तो सारी की सारी आयोनाइजेबल भी हो गई। मगर मैं ये बोलूं कि अभी मैंने ऐसा ले लिया, समझना मेरी बात को, मैंने ले लिया PTNS3 5 Cl और Cl3। अभी भी बेटा आप निकालोगे ना तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, इसकी वजह से 0 चढ़ा, इसकी वजह से -1 गया, पीछे +1 चढ़ा, इसकी वजह से -3 गया, डब्बे पे +3 आया, +3 और +1 मिलके कितना हो गया? +4। अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वही है, प्राइमरी वैलेंसी भी वही है। मगर अब आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा कि अभी तो आपने कहा कि डब्बे के बाहर वाली प्राइमरी वैलेंसी होती है, तो मेरा स्टेटमेंट वो देख वापस पढ़ कि कुछ प्राइमरी वैलेंसी हो सकता है उसको बॉन्डिंग के सपोर्ट करने, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है। अब उसके पास 5 ही अमोनिया है, दूसरे केस में 5 अमोनिया है, तो यहां से 1 क्लोरीन बाहर कूदा, 1 क्लोरीन अंदर कूदा। यहां 4 थे, वो 1 अंदर गया। अब वो जो अंदर वाला क्लोरीन है ना बेटा, अंदर वाला क्लोरीन, ये अंदर वाला क्लोरीन इसके चार्ज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर में भी तो फर्क आ रहा है। तो ये अंदर वाला जो क्लोरीन है ये ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, और जो ड्यूअल नेचर शो करता है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों की तरह काम कर रहा है। 1 डिग्री क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर में भी तो फर्क आया है ना। अरे भाई, अगर +4 को सेटिस्फाई कर ही रहा है ना वो -1, ये Cl-1 है और वो Cl-3 है बाहर, -3 चार्ज वहां से सेटिस्फाई हो रहा है और 1 यहां से सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोनों मिलकर, ये चारों क्लोरीन मिलकर ही तो इसके चार्ज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, +4 को। तो कुल मिला के हुआ क्या? 4 में से 1 अंदर आया, जो अंदर आया वो दोनों रोल प्ले कर रहा है, उसका चार्ज भी सेटिस्फाई कर रहा है और उसके साथ बॉन्डिंग भी कर रहा है। मतलब ये तो 1 डिग्री के साथ साथ 2 डिग्री का काम भी कर रहा है। इसी को बोलते हैं डुअल नेचर। बस फर्क यह है कि डुअल नेचर वाला कहने को प्राइमरी वैलेंसी है, मगर वो साथ के साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी है।
ठीक है। और इसी मुसीबत से बचने के लिए सर हम अब प्राइमरी वैलेंसी 3 बोले कि 4, तो बेटा पहले ही लिख दिया इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। पहली लाइन सबसे बड़ी लाइन कि तुझे क्या सोचना है कि बेटा तुझे तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ही देखना है, बात खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर जितना आ रहा है उतनी प्राइमरी वैलेंसी है। अब वो अंदर है, बाहर है, डुअल है, क्या है, कोई पंचायती नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकालो, वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। इसका मतलब हुआ कि ये भी प्राइमरी वैलेंसी 4 ही है, बिल्कुल 4 है। इधर भी प्राइमरी वैलेंसी 4 है, 4 है। इधर भी आयोनाइजेबल है, जितने क्लोराइड आयन थे सबके सब आयोनाइजेबल है, नहीं। फर्क यही आया कि प्राइमरी वैलेंसी तो 4 है, इसकी भी 4 है, मगर इसकी चारों की चारों आयोनाइजेबल है और इसकी 4 में से 3 ही आयोनाइजेबल है, अब एक आयोनाइजेबल नहीं है। तो जो डुअल नेचर शो करती है और जो बाहर से अंदर चली जाती है वो रहती तो प्राइमरी वैलेंसी है, उसका नाम तो प्राइमरी वैलेंसी में ही आएगा, मगर क्योंकि वो उसके बॉन्डिंग को भी एडिशनली सपोर्ट कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सपोर्ट कर रही है, तो वो आयोनाइज नहीं हो पाएगी। अब जब आप इस डब्बे को पानी में फेंकोगे, आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में फेंकोगे, तो वहां पे आपको ये डब्बा कैटायन और वो 3 क्लोराइड आयन ही मिलेंगे, यानी कि ये वाला आयोनाइज नहीं हो पाया। तो सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया कि यहां पे आयोनाइजेबल, आपने प्राइमरी वैलेंसी में आयोनाइजेबल क्यों लिख दिया? तो बेटा मैंने ऐसा कब लिखा कि ऑल प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल? नहीं, मैंने कहा जो आयोनाइजेबल होगी वो 101% प्राइमरी होगी, मगर सारी प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, गलत। जो प्राइमरी वैलेंसी ड्यूअल नेचर शो करती है वो अंदर बॉन्डिंग में सपोर्ट कर जाती है, और जो बॉन्डिंग में सपोर्ट कर जाती है उसका पानी में टूटकर आना एज ए आयन मुश्किल हो जाता है, वो डिसोसिएट नहीं होती। मगर ये स्टेटमेंट कहीं पे गलत नहीं है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, ये सही है। ऑल द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, ये गलत है। प्योर प्राइम जो 1 डिग्री होती है ना, प्योर 1 डिग्री, वो आयोनाइजेबल होती है 100%, लेकिन जो 2 डिग्री का भी काम कर रही है वो कभी आयोनाइजेबल नहीं होगी। तो यहां पे हम इसे 1 डिग्री लिख सकते हैं और इसे हम 2 डिग्री लिख सकते हैं। बहुत हो गई बातें, बहुत कुछ सीखना है, इसमें कुछ खास बात है नहीं, हम ज्योमेट्री प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे। पहला सवाल ये करिए आप, प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ कंपाउंड्स PtCl4.5NH3, PtCl4.4NH3 एंड PtCl4.3NH3 रेस्पेक्टिवली आर। इसमें से किसमें जो है वो वैलेंसी होगी? चलो पोल करवा लेते, पोल तो चलेगा, चैट नहीं है तो क्या करें। हमें प्राइमरी वैलेंसी निकाल रही, बोले तो 1 डिग्री वैलेंसी निकालनी है, 30 सेकंड काफी है इसमें, हमें 1 डिग्री वैलेंसी निकालनी है, इन कंपाउंड्स की 1 डिग्री वैलेंसी निकालनी है, निकालो। जल्दी। यस, 63% लोगों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, है ना। सभी बच्चों को तगड़ी तगड़ी बधाइयां, पंट शंट बधाइयां, है ना। सिंपल सी बात है, 1 डिग्री वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। ये रहा +4, ये रहा +4, ये रहा +4। जब सब में ही +4 है तो आंसर भी क्या होगा? 4 4 4 रिस्पेक्टिवली, सब में 4 ही है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, तो 1 डिग्री वैलेंसी का मतलब क्या निकालना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है।
2 डिग्री वैलेंसी अभी आप नहीं निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह आगे धीरे धीरे समझ आएगा। अब आता है कि ये वर्नर डायग्राम हम जो बता रहे थे, ये वर्नर डायग्राम बनाते हैं हम। वर्नर डायग्राम किसके लिए बनाए? वर्नर डायग्राम बताओ, उसी कॉम्प्लेक्स के लिए बना ले वर्नर डायग्राम, PTCl4 वाले के लिए, इसके लिए बना लेते हैं। इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स उठाते हैं और उसमें क्या बना लेते हैं? वर्नर डायग्राम बना लेते हैं, है ना। जैसे PTCl4.4NH3 का बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। PTCl4.4NH3 का वर्नर डायग्राम। सबसे पहले इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये आ गया +4, ऑक्सीडेशन नंबर कह लो या 1 डिग्री वैलेंसी कह लो, +4 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर या 1 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 4। देखो जब ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं ना तो एक्चुअली +4 लिखना जरूरी होता है। जब आप 1 डिग्री बोलते हो तो 4 लिख दो, उसके आगे चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर में आपको प्लस लगाना जरूरी होता है, मगर वही 1 डिग्री है, आप उसको सिंपल 4 लिख दो, एक ही बात है। और हमें यह पता है पहले से, है ना, V प्लेटिनम जो है +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखता है? 6। ये मैंने कल बताया था कि ठीक है, प्लेटिनम जब कभी भी आपको +4 में दिखेगा ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। ये कुछ चीजें हैं जिनका जवाब नहीं है बेटा ना, वो प्रैक्टिस से ही आ सकती, प्रैक्टिस से ही आ सकती है, धीरे 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 आ जाएंगी। अब ये आपको अजम्पशन लेना है, ये आपको क्या लगना है? अजम्पशन लेना है, पहले से ही जानते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको? PT, अब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेना है तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना है तो मैं 4 अमोनिया तो बाहर से ले आऊंगा। ये लो 4NH3 NH3 4, डब्बे के अंदर मैंने 4, लेकिन 2 तो अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? 2 Cl बाहर से ले लूंगा, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। तो 4 Cl में से 2 अंदर डाल दिए तो 2 ही बाहर बचेंगे। ये इसका फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये फॉर्मूला वर्नर कैसे बता रहा था? वर्नर कैसे पता लगा रहा था इस फॉर्मूले को? कि मान लो वर्नर ने इस कॉम्प्लेक्स को, वर्नर फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, ये मॉडर्न फॉर्मूला है, ये वर्नर को नहीं आता था, ये डब्बे डुब्बे वर्नर को नहीं पता थे। वर्नर क्या करता था? इस कॉम्प्लेक्स को उठाता था, ऐसे टाइप के फॉर्मूले को उठाता था और इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवा दी। इसकी रिएक्शन किससे करवाता था? एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से करवा लेता था, और देखता था कि इसके 1 मोल को एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करवाने पर 2 AgCl के पीपीटी आए, 2 मोल AgCl के पीपीटी मिलते थे। व्हाइट पीपीटी होता है सिल्वर क्लोराइड का, 2 मोल AgCl के पीपीटी मिले। वहां से वो दिमाग लगाता था कि अच्छा, इसका मतलब है जो डब्बे के बाहर बैठे हैं आयोनाइजेबल वही है, और जो आयोनाइजेबल हैं वही सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके यही 2 क्लोराइड AgCl बनाएंगे। वर्नर क्या करता था? वर्नर को नहीं पता था कि ये फॉर्मूला कैसा दिखता है, हम बना रहे हैं ये फॉर्मूला, वर्नर नहीं जानता था। वर्नर क्या करता था? एक्सपेरिमेंट करता था। जैसे PTCl4.4NH3 लिया उसने, तो उसने क्या किया? उस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई और उसने देखा कि प्रेसिपिटेट आया, 1 मोल से कितना? 2 मोल AgCl के पीपीटी बने। इसके 1 मोल से 2 मोल AgCl के पीपीटी बने। तो उसे दिमाग में आ जाता था कि इसका मतलब है 2 क्लोराइड आयन बाहर हैं और वही आयोनाइजेबल है। या फिर वो मोलर कंडक्टेंस देखता था, इसकी कंडक्टिविटी चेक करता था, वो इनकी कंडक्टिविटी चेक करता था तो उसे लगता था कि टोटल 3 आयन मिले हैं। 3 आयन कैसे? कि 2 तो क्लोराइड आयन बाहर और यहां पे +2 लगा लो, तो ये 1 आयन और ये 2 आयन। ये कितना हो गया बेटा? ये 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट रेशियो हो गया, जिसमें कैटायन 1 है पूरा डब्बा और 2 क्लोराइड आयन है बाहर। ये 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना बेटा, 1:2। तो वर्नर क्या करता था? वर्नर को ये डायग्राम, वर्नर जो है वो डायग्राम किस बेसिस पे बनाता था? वर्नर को ये फॉर्मूला नहीं आता था। दिस इज नॉट वर्नर्स फॉर्मूला, ये वर्नर फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये मॉडर्न फॉर्मूला है, ये हम लिख रहे हैं, हमें पता है, ताकि आप जल्दी से सवाल कर पाओ। मगर वर्नर करता क्या? वर्नर तो एक्सपेरिमेंट करता था, इसको उठाया,
इसकी कंडक्टेंस देख रहा है, मोलर कंडक्टिविटी देख रहा है, इसको उठा के नंबर ऑफ आयंस निकाल रहा है, इसको उठा के NO3 के साथ रिएक्शन करवा के AgCl के पीपीटी निकाल के पता लगा रहा है कि बाहर कितने क्लोरीन है, कितनी प्राइमरी बची है, कौन ड्यूअल चला गया, ये सब चीजें चेक करता था वो। तो हमें वो तो क्या रिजल्ट के बेसिस पे बोलता था, हम तो आज डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। हालांकि हम भी डायरेक्ट जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो, बाकी हम भी इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये वर्नर ही समझा पाया था। तो वर्नर डायग्राम कैसे बनेगा, अब साफ साफ पता चल रहा है कि हमको इसमें पहले क्या बनाना है। पहली चीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो प्लेटिनम को बनाओ सेंटर में, बना दिया। सॉलिड लाइन से हमें बनाना है क्या, 2 डिग्री वैलेंसी। सॉलिड लाइन का मतलब ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, ये 4 तो 2 डिग्री दिख ही रही है हमको। तो इसके अंदर पहली चीज तो 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई, 6। इसकी 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई, 6। फिर इसमें प्योर प्राइमरी, ये देखो प्योर प्राइमरी में यहां बना रहा हूं, एक Cl यहां बना दो, एक Cl। जो प्राइमरी है उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। फिर 2 Cl ऐसे भी हैं अंदर बेटा जो डुअल नेचर शो कर रहे हैं, उनको दोनों तरह से बनाना पड़ेगा, यानी कि उनको सॉलिड प्लस डॉटेड दोनों से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये एक Cl यहां लगेगा, एक Cl यहां लगेगा। ये वर्नर डायग्राम हो गया। वर्नर डायग्राम क्या सिखाता है हमें, वही सॉलिड और डॉटेड, ठीक है, सॉलिड और डॉटेड लाइन से हमें पता करना है। अब जो डबल है वो क्या हो गई, डुअल नेचर। ये क्या दिखा रहा है हमें, 2 क्लोरीन डुअल नेचर। तो यहां पे 2 प्राइमरी वैलेंसी ऐसी हैं जो डुअल नेचर का काम कर रही है, जिनकी गिनती प्राइमरी में भी होगी, क्योंकि आपने प्राइमरी भी 4 लिखा है तो वो प्राइमरी में भी काउंट हुआ है, देखो। और जिनकी गिनती 2 डिग्री में भी होगी, सेकेंडरी में भी होगी, क्योंकि आपने इस 4 के साथ इस 2 को भी जोड़ा है, आपने बॉन्ड में भी जोड़ा है। यानी कि जिसको आप दोनों जगह शो करते हो वही तो हुआ ड्यूअल नेचर बेटा, प्राइमरी भी हो गई और सेकेंडरी भी हो गई। क्लियर है, आगे बढ़े, बना लीजिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और तरह के सवाल करते हैं। अभी सब जो मैं पीछे बता रहा था, आयंस वायंस, मोलर कंडक्टिविटी, जीरो कंडक्टेंस, सब कुछ सीखेंगे। वो जो हम जानते हैं कि प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो हिंट है बेसिकली ना, वो वर्नर को नहीं पता था। वर्नर तो एक्सपेरिमेंट करके बताता था। आई थिंक लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। इसमें सवाल ही है सबसे। फिर यहां पे हमको लेना एक एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने, ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, देखो ये वाला है। फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, इसको भी आप कैसे लिखोगे मुझे बताओ। ये भी तो बेटा ऐसा ही है, PtCl4.3NH3 है ये, बस यूं समझ लो, PtNH3.3 PtCl4.3NH3, ये भी ऐसा ही फॉर्मूला है, जिसे उस तरह से लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब उसने ऑब्जर्व किया होगा कि 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट आ रहा होगा, है ना, तो उसने सोचा होगा कि एक ही है जो आयोनाइजेबल है 1 डिग्री में से, यानी बाकी की 3 डुअल नेचर में जा चुकी है, तो इसने 3 यहां से उठा लिए, 3 यहां से उठा लिए, ऐसे समझ लिया उसने। फिर यहां पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें करना कुछ नियम है। वर्नर डायग्राम वगैरह तो मैं उधर साइड में बना दूंगा। सबसे पहले निकालो 1 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई, 4। 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई, बोले 6। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस कितने हैं, 1। एक ही क्लोराइड आयन है जो आयोनाइजेबल है, बाहर वाला, डब्बे के बाहर वाला आयोनाइजेबल होता है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस कितना लिख दूं, 3, क्योंकि वो 3 अंदर आ चुके हैं, डुअल नेचर वाले आयोनाइज नहीं होंगे।
मगर टोटल में काउंट होंगे 3 और 1 4, और इधर भी 3 और 3, यानी कि डुअल का मतलब ही यही है कि उसे दोनों तरफ काउंट किया जाएगा। उसका रोल 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री दोनों का है, तो उसे दोनों तरफ काउंट किया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसे। इसका मतलब हुआ कि टोटल कितने हैं, टोटल क्लोराइड आयंस कितने हैं, 3 और 1 4। यहां से भी देख सकते हो आप 3 और 1 4, मतलब सॉरी यहां पे तो 4 ही है, 3 और 1 क्या 4। 4 में से अगर एक ही आयोनाइज हो रहा है, 4 में से एक ही आयोनाइज हो रहा है, यानी कि 1/4 हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 25% आयोनाइजेबल है और 75% नॉन आयोनाइजेबल है। ऐसा हम परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। कई जगहों पे सवाल आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी देखने को मिलेगा कि कितना परसेंट आयोनाइजेबल है और कितना परसेंट नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा आपके हिसाब से, तो ये करेगा एक डब्बा जिसके ऊपर +3 है, और सॉरी जिसके ऊपर +1 है और एक क्लोराइड आयन। तो टोटल कितने आयन हो गए, 2 आयंस। तो यहां पे कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 2 आयन प्रोड्यूस होंगे। एक पूरा डब्बा जिसके ऊपर +1 आएगा, इस क्लोरीन को भगाओ +1 आएगा, वो पूरा डब्बा प्लस और ये एक माइनस। इस हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट टाइप क्या हो गया बेटा, ये सॉरी इलेक्ट्रोलाइट रेशियो टाइप नहीं, 1:1, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, 1:1 हुआ। एक सेकंड होल्ड करना। यस, इलेक्ट्रोलाइट रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब उसकी भी बात कर लेते हैं कि हम कह रहे थे कि अगर मैं AgCl के पीपीटी निकालूं, तो नंबर ऑफ AgCl मोल, AgCl पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, है ना। तो मोल्स आप नंबर लिख सकते हो, मोल्स लिख सकते हो, तो अपने सिंपलेस्ट भाषा में ना नंबर लिख दो ना, मोल के हिसाब से ही समझ के चलो कि इसका एक मोल उतने ही मोल देगा जितने बाहर जितने क्लोराइड आयन होंगे। तो हम नंबर से भी समझ लो, मोल से भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट यहाँ पे एक आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर कितना है, एक सी क्लोराइड आयन है ना। कब आएगा, ऑन द रिएक्शन विथ एक्सिस AgNO3। AgNO3 के सॉल्यूशन के साथ अगर अपन रिएक्शन करते हैं इसका एक मोल AgNO3 के साथ जाएगा, तो कितने AgCl प्रोड्यूस करेगा, एक प्रेसिपिटेट आएगा यहाँ पे। और यही सारे ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से वो फॉर्मूला बना बाद में जाके। चलो ये समझ में आया। वर्नर डायग्राम भी बना सकते हो आप इसका। वर्नर डायग्राम कैसे बनाओगे, ये प्लेटिनम है, 3 अमोनिया सॉलिड बना दीजिए, NH3 क्योंकि 3 तो पूरे पूरे 2 डिग्री है, एक बना दीजिए, और बाकी जो 3 क्लोरीन है वो आप ऐसे ऐसे शो कर दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन। मैंने पीछे कुछ गलत बनाया है क्या, ज्यादा बना दिए क्या पीछे, नहीं सही है।
सही है, सही है, सही है। प्राइमरी वैलेंसी भी तो बनानी है, मैं ही गलत कर रहा हूँ। ये देखो, प्राइमरी मैंने गलत बना दी मेरे ख्याल से। ओके, ये एक डबल भी तो आएगा, ये रहा। कुछ मिस्टेक हुई है? नहीं। यस, ये एक ही है जो सिर्फ प्राइमरी की तरफ शो होगी। वैसे तो चार बनाने हैं हमें, लेकिन चार में से एक ही बचेगा जो ऐसा होगा। बाकी दो जो हैं वो सॉलिड भी जाएंगी। ये देखो, दो जो हैं वो अंदर की तीन, सॉरी अंदर की तीन जो है वो डबल नेचर दिखाएगी। तो एक दो, एक और बनेगा तीन, एक और बनेगा, एक और बना दो, इसे ही बना दो और एक प्राइमरी बना देंगे अपन, है ना। प्राइमरी यहां शो कर देंगे। वो पीछे वाले में मिस्टेक करी है, उसको सही कर लेना। मैंने जल्दबाजी में पीछे वाले में मिस्टेक करी है, उसे सही कर लेना। पीछे वाले में मिस्टेक करी है। एक्चुअली जो ज्योमेट्री बनेगी वो इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। तो जो ऑक्टाहेड्रल को शो करेगी ना, वहां पर ही हम ये चीज दिखाएंगे। ऑक्टाहेड्रल को जो शो करेगा ना वहीं दिखाएंगे। तो इसमें एक मिस्टेक करी है हमने, वो मिस्टेक सही कर देना बेटा। कि इसके अंदर हमको ये वाले जो क्लोराइड है ना, इसको अपन क्या करते हैं, प्राइमरी बनाएंगे। वो टेक्निकली गलत हो गया ना, इसको अपन प्योर प्राइमरी बनाएंगे। इसको सही कर देना बेटा, वो जल्दी जल्दी में गलत हो गया है। इसी वजह से मैं वहां भी कंफ्यूज हुआ हूं कि कुछ तो मिस्टेक करी है, भले ही वहां कर रहा हूं या यहां करी है, यहां करी है। वो ये कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और जो ऑक्टाहेड्रल होगा वो कैसा दिखता है, तो आपको जो सॉलिड लाइंस है ना उसको तो ध्यान में रखते हुए ऑक्टाहेड्रल बनाना ही है। यानी कि ऑक्टाहेड्रल ऐसा दिखता है। अब आप प्राइमरी लगा रहे हो तो वो लगा लो कहीं पे भी बीच में। प्राइमरी तो ज्योमेट्री नहीं बताती, तो प्राइमरी आपने यहां बीच में लगा दी, सिर्फ प्राइमरी। वो ज्योमेट्री प्रेडिक्शन में काम आएगी नहीं। लेकिन जो डुअल नेचर वाली है वो तो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेगी, बिकॉज वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी बन चुकी है। तो उसे सही कर देना। मेरी आई थिंक, आई गेस आप मेरी बात समझ चुके होंगे, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मैंने क्या मिस्टेक करी थी। तो जो आप इसको हटा के देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है। ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखता है वहां पे आपको सेकेंडरी वैलेंसी प्लस डुअल नेचर वाली अगर कोई वैलेंसी है तो उसे बिठानी है। जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, प्योर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, वो आपकी शेप में आनी चाहिए। कि ऑक्टाहेड्रल है तो शेप बननी चाहिए। बाकी आप बीच में प्राइमरी शो कर दो। तो मैंने यहां मिस्टेक करी थी, उसे ठीक कर देना, है ना। अब यहां वो चीज हमें क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक प्राइमरी वैलेंसी इधर साइड में कर दी। अभी बचा हुआ हमारे को ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई सबको? आइए, वो पहले मिस्टेक करी थी अपन ने, यहां नहीं करी है, पहले कर दी वो। चलो बढ़ते हैं आगे। जितने तरह के सवाल आ सकते हैं वो सब ये रहे। जितने तरह के सवाल आ सकते हैं वो इसके अंदर यही सवाल पूछे जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स पकड़ा देगा, है ना, और बोलेगा बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या, सेकेंडरी वैलेंसी क्या, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल, नंबर ऑफ नॉन आयोनाइजेबल, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल, परसेंटेज ऑफ नॉन आयोनाइजेबल, कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट टाइप क्या रहेगा, और एजीसीएल। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एजीसीएल के प्रेसिपिटेट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा एजीसीएल के प्रेसिपिटेट पूछे जाते हैं। अब एक बात करते हैं कि द आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस विल गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ एजीसीएल ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। तो यहां पे देसी जुगाड़ है कि नंबर ऑफ, है ना, या यूं लिख दो मोल्स ऑफ AgCl PPT इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आउटसाइड डब्बा। ठीक है, मॉल ऑफ AgCl PPT, ठीक है, पर, या पर वर छोड़ो, हटाओ, इतना मैं ज्यादा सिस्टमेटिक करूंगा तो फिर वो MDJ नहीं, वो तो किताब की लैंग्वेज ही बन जाएगी। भाई जितना डब्बे के बाहर क्लोराइड है वही उसका AgCl का PPT होता है, राइट। ये कहीं पे आप लिख देना।
इस हिसाब से हम चलते हैं अगले पे जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का यही एक सिंगल एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मुझे लगता है इसके बारे में वो पूछ सकता है सब कुछ। यहां पे आ रहा है हमारा मोल ऑफ एजीसीएल। तो पता चला कि जब इसका एजीसीएल के मोल निकाले तो 3 आए, इसके निकाले तो 2 आए, और इसके निकाले तो 1 आया, है ना। और ये ऑब्जर्वेशन किया हुआ है उसमें ना, ये हम उसमें आप देखोगे ना तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया और मॉल दिए हुए हैं, फिर हमें फॉर्मूला बनाना है। अब बताओ आप फॉर्मूला लिखोगे क्या? अब बताओ फॉर्मूला कैसे लिखोगे? आपको पता है कि फॉर्मूला का मतलब है 3 क्लोराइड बाहर है भाई, 3 एजीसीएल का मतलब 3 क्लोराइड बाहर है, 2 एजीसीएल का मतलब 2 क्लोराइड बाहर है, और 1 एजीसीएल का मतलब 1 क्लोराइड बाहर है। अब आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बना सकते हो। जब तीनों बाहर हैं तो इसका मतलब 6 के 6 अमोनिया अंदर हैं, तो आप लिख दो CrNH3 6। जब 2 बाहर हैं तो इसका मतलब है CrNH3 5 तो है, मगर एक और अंदर आ जाएगा, मिलके तो 3 ही हो गए, टोटल तो 3 ही है हमारे पास, Cl3 Cl3 Cl3, टोटल 3 ही है। फिर उसके बाद हमें पता है कि यहां पे NH3 4 है, आपने चारों ले लिए, मगर 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 2 अंदर ले लो। ये फॉर्मूले बन गए। ये फॉर्मूले कहां से बन रहे हैं? यहां से 1 क्लोरीन बाहर रख दो, 2 को 2 बाहर रख दो, 3 तो 3 बाहर रख दो, ये फॉर्मूला बन रहा है ऐसे फटाफट फटाफट, ठीक है। अब हमें तो क्या है कि फॉर्मूला दे के ही सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे, तो हमें दिक्कत आती नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स 1 डिग्री वैलेंसी फॉर एबीसी। 1 डिग्री वैलेंसी तो बेटा इसका +3 +3 +3, 1 डिग्री वैलेंसी क्यों चेक कर रहे हैं? 3 इन ऑल, 1 डिग्री वैलेंसी क्या है? 3 है सब में। 2 डिग्री वैलेंसी भी हमें सब में दिख रहा है कि 6 6 6 6 ही है, फिर 6 इन ऑल। चेंज क्या है? डुअल वाली, ऊपर में डुअल है ही नहीं, सबसे पहले में डुअल है ही नहीं, इसमें डुअल 1 है, इसमें डुअल 2 है। इसकी वजह से परसेंटेज ऑफ क्लोराइड आयंस पे फर्क तो आएगा ही सही। तो यहां है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी, कौन कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? लगाओ दिमाग, फटाफट लगाओ। नंबर ऑफ आयंस 3, तो ये क्लोराइड हो गए, और 1 डब्बा, डब्बा हमेशा 1 होता है, डब्बा हमेशा 1 पूरा आयन काउंट होता है, ये पूरा 1 आयन, ये पूरा 1 आयन, ये पूरा 1 आयन, तो डब्बा तो 1 1 आयन हो ही गया। अब बचे हुए बाहर दिख रहे हैं, अगर 3 क्लोराइड है तो बाहर 3 आएंगे, 3Cl, इसको आप ऐसे लिखोगे ना 3Cl माइनस, तो 3 क्लोराइड है, उसी को तो लिख रखा है आपने Cl3, तो यहां पे 3 तो माइनस है और 1 प्लस है, तो टोटल आयंस हो गए 4 पहले वाले में। यहां पे 1 प्लस है डब्बा और 2 बाहर है, यानी कि दूसरे वाले में 3 हो गया बेटा आयंस टोटल मिला के। यहां पे 1 डब्बा और 1 ही बाहर, तो टोटल आयंस हो गए 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। नंबर ऑफ आयंस बताओ, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, लिख सकते हैं हम। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा। ये 4 कर रहा है, ये टोटल 3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताओ ऑर्डर क्या लिखोगे? ए की सबसे ज्यादा, बी की उससे कम, और सी की सबसे कम। ये मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेबल आयंस इन ए बी सी, आप चाहो तो पहले नंबर से निकाल लो, नंबर हो गए इसके 3 2 1। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो टोटल 3 है, तो 100% आयोनाइजेबल है, तो यहां पे लिखेंगे 100% आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल पूछा है, ठीक है। फिर यहां पे 2, 3 में से 2 आयोनाइजेबल है, कितना लिख दूं? टोटल तो 66% हो गया बेटा, लगभग लिख रहा हूं मैं ना, पॉइंट वाले नहीं लिख रहा हूं मैं। और यहां सिर्फ 1 यानी कि 1/3 33% हो गया। अगर आप नॉन आयोनाइजेबल लिखोगे तो नॉन आयोनाइजेबल ऊपर है 0%, इसमें है 33% और इसमें है 66%।
वही है टोटल। ठीक है, आप नंबर से भी जा सकते हो, नंबर से भी जा सकते हो। 3 क्लोराइड आयंस, यहां आप 2 लिख सकते हो और यहां आप 1 लिख सकते हो। नंबर से भी जा सकते हो आप। ठीक है भाई, जल्दी नोट करो। ठीक है भाई, अब वो इलेक्ट्रोलाइट वाला काम भी कर सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट रेशियो। क्या होगा? 1:3, 1:2 और 1:1, और थोड़ी होगा कुछ, यही होगा 1:3। भाई एक केटायन 3 एनायन, 1:3। एक केटायन 2 एनायन, 1:2। और एक केटायन 1 एनायन, 1:1। आ जाइए, ये करना है आपको होमवर्क। ये क्या करके लाना है आपको? होमवर्क। क्लियर भाई? होमवर्क है ये। अब करते हैं सवाल। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सवाल। व्हेन, अब आप 0.1 को 1 पढ़ लो, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको 0.1 को 1 भी पढ़ोगे तब भी आपका सवाल हो जाएगा। व्हेन 1 मोल ऑफ COCl3 NH3 5 is treated with excess of AgNO3, 2 mole of AgCl are obtained. तो बताओ क्या होगा? लगाओ दिमाग और सवाल करो। ये लो पोल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ना। व्हेन 1 मोल ऑफ COCl3, 5 अमोनिया है बेसिकली, ये इसको थोड़ा गलत लिखा हुआ है इन्होंने, .5 NH3 होना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे लिखा है तो गलत तो नहीं है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिक्स सा हो गया, मगर ठीक है। हिंट तो मिल ही गया आपको कि 2 मोल AgCl के बन रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है आपको भी पता है। हिंट क्या है? 2 AgCl आ रहे हैं, ये हिंट है। और इस हिंट से आपको डब्बा बनाना आ जाएगा कि 2 AgCl आ रहे हैं, इसका मतलब क्या करना है हमें। बस ये ऐसे सवाल ही आते हैं, अभी और करेंगे अपन किस किस तरह के, जितनी तरह के सवाल बन सकते हैं ना सारे करेंगे, और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी शुरू करनी है हमें। वर्नर छोटा सा है, और वर्नर में सबसे अच्छी बात यह है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फिक्स होती है कि ये 4 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट्स इट। इलेक्ट्रोलाइट पूछ लेगा, यस 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 यस। चलो 71% लोगों ने आंसर सही किया है, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपको, धन्यवाद बेटा इतनी मेहनत करने के लिए, अच्छी बात है। चलो सबसे पहले पता चल गया कि ये भाई साहब 2 मोल AgCl दे रहे हैं, तो इसका मतलब है डब्बे के बाहर 2 Cl2 है, पता लगा दिया हमने। अब जब 2 Cl2 बाहर है तो 1 Cl अंदर है, और 1 Cl अंदर है तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसा है NH3 5Cl, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब आप इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे तोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, ये बेसिकली ये डब्बा ही तो है जिसपे +2 चार्ज है और यहाँ 2 Cl माइनस है, 2 आयंस है, टोटल आयंस हो गए 2, और ये बन गया 1:2
टू टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। कैसे टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बन गया बेटा? ये 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बन गया। आसान है बेटा। ये कैसे करते हैं ये सवाल? ठीक है, सीधा एमडीजे लगाओ, जितना मोल एजीसीएल उतना डब्बे के बाहर Cl2 पटको, बचे हुए को अंदर ले जाओ, अपने आप सारी चीजें खुलती जाएंगी। नेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगेन, देखो वैसा सही सवाल है। अगेन पोल, चलो क्या कह रहा है? व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3, 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज। कैसे बनाओगे इस फॉर्मूले को? अगर 3 मोल AgCl हमें मिलते हैं एक से, तो फॉर्मूला क्या सही होगा और क्या गलत? लगाओ दिमाग। जल्दी, देखते ही होना चाहिए यार, एमडीजे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें किस बात का डर है? डर तो मुझे होना चाहिए, कमेंट में गालियां लिखते हो तुम, डर लगता है मुझे। 69% लोगों ने आंसर टिक कर ही दिया है। मैंने हालांकि माफी चाहता हूं, पोल पहले रोक दिया, ठीक है, मैंने इधर देख के रोक दिया था, जबकि मुझे स्क्रीन पे आपके वहां कब बंद होगा उसको देखना था। माफ करिएगा बेटा। मगर फिर भी युगांडा का रामलाल, नदीम खान, फरहान खान, सबको, और रामलाल को विशेष तौर से बधाई कि वो युगांडा का और प्लस रामलाल होते हुए भी पहली रैंक जो है वो करी है स्कोर। देखो हमें पता चल गया कि 3 मोल ऑफ एजीसीएल, यहां से हमको सीधा ये पता लग गया कि डब्बे के बाहर Cl3 है, बाकी मारो गोली। अब जब डब्बे के बाहर Cl3 3 है, तो फिर अंदर 6H2O सारे हो गए, ये लो आंसर आ गया बेटा 4। क्लियर है? नेक्स्ट और करते हैं, आओ। आगे नहीं है, दो ही सवाल है। हम्म। एक सवाल लिखो, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, नहीं है तो क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो 0 मोलर कंडक्टेंस? ये लो पोल स्टार्ट, बताओ।
एक एनसीईआरटी का सवाल है, वो करवाना है मुझे, है ना। सेवेंटी 7% लोगों ने आंसर सही किया है। गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई आयन ही नहीं मिल रहा, बिकॉज डब्बे पे चार्ज 0 है, नो आयंस। यहां मिल रहे हैं नंबर ऑफ आयंस 2 आयंस, यहां 3 आयंस, तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 3। ये 0 मोलर कंडक्टेंस दिखाएगा। विद द सेम ऑप्शन, ये सेम ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को बदल सकता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं कर सकता। सेम आंसर, जिसके पास प्लस माइनस नहीं है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं कर सकता, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं कर सकता। तो आप इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बना सकते हो विद द सेम ऑप्शन, है ना। और एक और क्वेश्चन बना सकते हो, कैन नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बन सकता है। लिख लो इसी को वापस, क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट। आया मैं 1 मिनट। यस, कर लिया वो काम। सेम ऑप्शन के साथ एक सवाल और कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा भी आप लिख सकते हो, अगर इस फॉर्म में भी वो क्वेश्चन पूछता है तब भी आप ये सवाल कर सकते हो कि कौन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं कर सकता, तो भी आंसर सेम ही होगा। चले भाई, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी का वो सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना, तो उसका मैं फोटो खींच के लाया था। एनसीईआरटी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं फोटो खींच के लाया था, वहीं से आपको करवा देता हूँ। सवाल कर लेते हैं, फिर वर्नर थ्योरी एंड हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, made with aqueous AgNO3, aqueous solution, sorry, aqueous solution give 2-degree valencies to metal in following complexes। कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और हमें 2 डिग्री वैलेंसी निकालनी है। पहला है
कॉम्प्लेक्स PdCl2 डॉट 4NH3, दूसरा है NiCl2 डॉट 6H2O, PtCl4 डॉट 2HCl, COCl3 डॉट 4NH3, PtCl2 डॉट 2NH3। हमें 2 डिग्री वैलेंसी निकालनी है। ये चीज मोल्स ऑफ AgCl हमें दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ AgCl हमें दिए हुए हैं। इसका दिया हुआ है कितना, 2, इसका भी 2, इसका 0, इसका 1 और इसका 0, ये हमें दिया हुआ है। ये ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है। वो कह रहा है इस ऑब्जर्वेशन से आप इसका सेकेंडरी वैलेंसी प्रिडिक्ट करिए, है ना। ये चीज दी हुई है। तो हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है वो यहां है 2 डिग्री वैलेंसी। ये हमें निकालनी है सबकी, इन सबकी 2 डिग्री वैलेंसी निकालनी है हमें। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। कभी भी इसमें से अलग अलग किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए वो अलग से सवाल पूछ सकता है। लो, सबसे पहले पता चला हमें कि 2 AgCl है, तो इसका मतलब है हमें यह समझ आ गया कि यहां Cl2 लगाओ, फिर यहां पे भी Cl2 लगाओ, फिर यहां कुछ मत लगाओ, ऐसा ही होगा। यहां कुछ मत लगाओ, Cl2 तो नहीं लगाओ, बाहर उस तरफ कुछ आएगा, हो सकता है। यहां पे 1 है तो 1 Cl लगाओ, यहां पे कुछ मत लगाओ। यहां से समझ आ गई बात। उस हिसाब से अंदर का इंतजाम कर सकते हैं हम। अगर बाहर 2 हैं, अगर बाहर 2 हैं तो फिर अंदर चारों अमोनिया ही हुए भाई, 2 ही तो Cl है, वही बाहर आ गए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, PdNH3 4, ये लिखेंगे। और अगर इसमें भी 2 हैं तो इसका मतलब है अंदर सारे के सारे H2O हैं, 6, ये बन गया। उसके बाद यहां पे ये गेम अलग है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बाहर Cl जो है 0 है, इसको ऑब्जर्वेशन से इसके बाहर Cl 0 आया, बाहर 0 आया, इसका मतलब है कि लफड़ा है। कैसे लफड़ा है वो ये देखो, यही तो है इस पूरे के अंदर मजेदार सवाल ही, इसको समझते हैं। ये देखो, ये है PtCl4 और यहां पे है 2H प्लस और 2Cl माइनस, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। HCl को ऐसे तोड़ सकते हैं बेटा। ये 2 HCl जब ऐसे टूटेंगे, HCl तो डिसोसिएट हो जाएगा पानी में, वो 2 HCl क्या करेंगे बेटा, इस पे अटैक कर जाएंगे। और जब इस पे अटैक करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा PtCl6 2 माइनस बन जाएगा। और साथ में ये क्या लग जाएंगे, 2H प्लस, साथ में क्या लग जाएंगे, 2H प्लस। तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसे क्या लिखेंगे, H2PtCl6। कैसा लिखेंगे इसको, H2PtCl6। जब क्लोराइड आयन, आप सोचो अगर ये HCl नहीं टूटता, या जो ये जो क्लोराइड आयन है ये अगर अंदर इससे जाके रिएक्शन नहीं करते, तो फिर तो इसमें भी AgCl का प्रेसिपिटेट आता, क्योंकि वो तो बाहर जिंदा होता। अगर HCl का क्लोराइड आयन फ्री घूम रहा होता टूटने के बाद, तो AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाता ना। AgCl का प्रेसिपिटेट 0 आया, इसका मतलब है जो HCl का क्लोराइड आयन है वो भी डब्बे के अंदर है, और ये 2H प्लस बाहर हैं। तो 2H प्लस बाहर कैसे हो सकते हैं, 2H प्लस बाहर तो ऐसे ही होंगे, H2PtCl6, ऐसे ही होंगे बेटा। चलो, यही सबसे आसान, यही सबसे ट्रिकी था, वो हो गया, अभी समझ में आ रहा है। अभी कुछ ज्यादा नहीं है, अभी ये समझ आ रहा है कि 1 बाहर है मतलब 2 अंदर है। इसके अंदर सीधी सीधी बात है, 1 बाहर है इसका मतलब है 2 अंदर है, और 2 अंदर है इसका मतलब 4 अमोनिया है। तो कोबाल्ट NH3 4 कर दू इसको, लो यहां फिर से 0 आया, इसका मतलब सब अंदर है। सब अंदर कैसे होंगे कि PtNH3 2 और Cl2। अब इसको देखकर मुझे बताओ, क्या आप सेकंड डिग्री वैलेंसी नहीं निकाल सकते इसकी, बताओ सेकंड डिग्री वैलेंसी निकाल सकते हो। इसकी कितनी हुई, 4, इसकी सेकंड डिग्री वैलेंसी कितनी हुई, 6, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 6,
इसकी कितनी हुई 6 और इसकी कितनी हुई 4। यही पूछा है उसने एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं पूछा। चेक कर लो, आप क्रॉस चेक कर लो, आपका आंसर सेम होना चाहिए एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में, सबकी एनसीईआरटी में, हमारी प्यारी एनसीईआरटी में। 4 6 6 6 4। क्लियर है भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे, जल्दी नोट करिए इसके। क्योंकि HCl के डिसोसिएट होने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो पानी में जाते खुद 2H+ और Cl- अलग हो जाएंगे। अगर वो 2Cl- फ्री घूम रहे होते तो AgCl का प्रेसिपिटेट आ ही जाता, फिर तो AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं आया। अब नहीं आया तो दिक्कत है फिर तो, का मतलब है वो अंदर बैठ गया डब्बे में, तो वो 4 नहीं 6 बन गए। लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT। ज्योमेट्री, hybridization etc in a complex can be predicted from the coordination number of metal ion। हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्योमेट्री बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर ही और भी चीजें एक्सप्लेन करेगा, जिसको हम आगे चल के सीखने वाले हैं। आगे चल के क्या करने वाले हैं बेटा? सीखने वाले हैं। द पॉइंट इज कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर हर चीज का आइडिया देगा, और हाइब्रिडाइजेशन का भी। तो मेनली तो हमें अभी दो तरह की चीज पढ़ रहे हैं कि अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दूं तो वो 2 3 4 5, 4 4 दो बार, फिर 5 5 दो बार, और फिर 6। ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई? या 5 आप एक ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना? वो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स तो हम पढ़ते ही नहीं है। चलो 1 सेकंड, मेरे को 2 मिनट देना बेटा। हाँ जी, करें शुरू। चलो यहां आएगा ज्योमेट्री का टाइप, नेम ऑफ ज्योमेट्री लिख सकते हो, शेप भी लिख सकते हो, यहां टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, और यहां टाइप ऑफ डी यूज लिख दो।
नेम ऑफ ज्योमेट्री यहां आएगा लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन आएगा एसपी, एसपी में कोई डी यूज नहीं होता, खाली छोड़ दो। ये आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका होता है sp2, इसमें भी कोई डी यूज नहीं होता, छोड़ दो। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल है तो sp3 होगा, इसमें भी कोई डी यूज नहीं हुआ, छोड़ दो। 4 में ही हमारे पास स्क्वायर प्लेनर भी आएगा, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, नया टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके अंदर डी भी जो है वो एक्स वाई एक्सिस वाला जो एक्सियल डी होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर वो यूज होता है, ये एक चीज नहीं है। 5 का मतलब आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो सकता है आपका ASP3D और DSP3, और दोनों में ही जो डी यूज होता है वो कौन सा होता है, dz स्क्वायर। दोनों में ही जो dz यूज कौन सा होता है, dz स्क्वायर। उसके बाद वो तो अपन सीख चुके हैं पहले ही, केमिकल बॉन्डिंग में sp3d जो होता था कक्षा 11 में वो dz स्क्वायर होता था, यहां तो नई बात है नहीं। ये आएगा आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर ऑक्टाहेड्रल, और ये कहलाएगा या तो sp3d2 या d2sp3। बोले सर आप पागल हो गए क्या, दोनों को एक ही तो है, sp3d2 या d2sp3? नहीं बेटा, फर्क है, बाद में डी लिखना और पहले डी लिखना, यही सबसे बड़ा गेम है और वही सीखेंगे। और इसमें कौन से, वही सेम चीज, यहां तो वही dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 डी यूज होंगे, तो कौन से 2 डी यूज होंगे, दोनों के दोनों एक्सियल यूज होंगे, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कुछ मोटी मोटी कहानी है हमारे पास, ठीक है। वो sp2d मत लिख देना, वो dsp2 ही है, वायर प्लेनर जो लिखा है वो dsp2 ही है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही हैं, उसके बाद 4 वाले थोड़े थोड़े मान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। अभी इसको फटाफट नोट करो। नोट कर लिया, चलें आगे। अब हमारे पास 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं, ये देखो ये क्या है, 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, ये देखो। मेनली जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वो तो समझ आते हैं, हमने इतने पढ़े हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहे हमें कि सर जिसमें डी बाद में लिखा है, डी पहले लिखा है, फिर यहां पे डी बाद में लिखा है, फिर डी पहले लिखा है, ये है क्या, क्या माता फोड़ी है ये, किस चक्कर में ये हमने ऐसा कर रखा है, बस वही देखना है अब। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये तो पता ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, डब्बे मिक्स होंगे, किसके डब्बे मिक्स होंगे, सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम पहले हाइब्रिडाइजेशन करेगा, सेंट्रल एटम कौन, सेंट्रल मेटल आयन, कहां बैठा है, डब्बे के अंदर बैठा है, कौन है, ये वाला, ये डब्बे के अंदर बैठा हुआ मेटल अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, किसको करेगा, खाली डब्बों को। सर ऐसा क्यों, ये भरे हुए डब्बों को क्यों नहीं मिक्स करता, सर ये भरे हुए डब्बों को मिक्स क्यों नहीं करता, क्या चक्कर है, ये भरे हुए डब्बों को मिक्स क्यों नहीं करता? तो मैं बोलूंगा इसको बॉन्ड कौन से बनाने हैं, तो आप बोलोगे लिगेंड से एक्सेप्ट करके बनाने हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो सब वैकेंट ऑर्बिटल्स का होता है ना। इंटरेस्टिंग चीज याद करो, 11th क्लास के अंदर अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि ऐसा ऑर्बिटल, हाफ फील्ड इसे बोलते हैं, फुल फील्ड माने ऐसा ऑर्बिटल, एंड वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल। ऑल
कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जरा चेक करिए आप उस बात को। सो यहां आपके सामने ये जितने एग्जाम्पल है ना, कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ एक्सेप्ट करके ही बॉन्ड बनाना है। आपने बोला लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के कहां दे जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल में ही दे जाएगा ना। वापस सुनो, लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम यानी कि सेंट्रल एटम बोले तो यहां पर सेंट्रल एटम मेटल होगा जो डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, और आपको पता है वो मेटल लिगेंड्स के साथ कौन से बॉन्ड बना रहा है, तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक्सेप्ट कर करके कोऑर्डिनेट बना रहा है। अब एक्सेप्ट कर करके कोऑर्डिनेट बना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो डब्बा तो खाली होना चाहिए, और एक्सेप्ट करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा कोऑर्डिनेट बना रहा है। जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट होंगे उतने डब्बे चाहिए, और जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट होंगे उसका टाइप भी हाइब्रिडाइजेशन का वैसे ही निकलेगा। ये लीनियर बने एसपी, यानी कि यहां 2 सिग्मा कोऑर्डिनेट है, नीचे वाले में 3 सिग्मा कोऑर्डिनेट है, उससे नीचे वाले में 4 सिग्मा कोऑर्डिनेट है, आप चाहो तो कोऑर्डिनेशन नंबर से भी देख सकते हो। उससे नीचे वाले में 5 सिग्मा कोऑर्डिनेट है, उससे नीचे वाले में 6 सिग्मा कोऑर्डिनेट है, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट काउंट करो और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने तो खुद बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ये कक्षा 11 में सीखा है ना आपने। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में खाली डब्बे पार्टिसिपेट करते हैं, और वही खाली डब्बे बाद में लिगेंड से एक्सेप्ट करते हैं। यानी मान के चलो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मेटल अपने 1s और 3p को खाली, वापस सुनना, मेटल अपने खाली 1s और 3p वैकेंट s और वैकेंट 3p ऑर्बिटल्स को, 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा पहले, और उन वैकेंट ऑर्बिटल्स का एक सेट बनाएगा जिसमें 4 ऑर्बिटल्स होंगे, और चारों का नाम sp3 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 होगा, और उन चारों वैकेंट sp3 ऑर्बिटल में बाद में लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो कुल मिला के जब लिगेंड आता है लोन पेयर देने के लिए, तो उससे पहले मेटल जो है अपने वैकेंट ऑर्बिटल को मिक्स करके उनकी एनर्जी को बराबर करता है। यानी कि यहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर लोन पेयर का तो केस ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि मेटल के लोन पेयर से तो हमें लेना देना ही नहीं है, मेटल के पास पहले के कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं। हम तो हाइब्रिडाइजेशन ही उन्हीं डब्बों का मान रहे हैं जिसमें लिगेंड आके लोन पेयर देगा। ठीक है, तो लोन पेयर देगा तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यही एक ऐसा है जिसमें लोन पेयर होते ही नहीं है। हम वहां पे करते थे ना कि 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, AB4L2, और बोलते थे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते थे। यहां ऐसा है ही नहीं, यहां सिर्फ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करने हैं, 2 3 4 4 5 6, और सिर्फ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे काउंट हो सकते हैं? जितने बनेंगे। कितने बनेंगे? जितने डब्बों में एक्सेप्ट करेगा उतने बनेंगे। तो इसका मतलब है डब्बे भी उतने ही मिक्स होंगे। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही यही है कि मेटल अपने कितने खाली डब्बों को मिक्स कर रहा है, और खाली को ही करेगा। द रीजन इज उसे एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाना है। यहां इक्वल शेयरिंग का खेल ही नहीं है ना, यहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और वो पता है कि लिगेंड आएगा देगा, और मुझे तो एक्सेप्ट करना है खाली। तो पहली चीज तो यही हो गई। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर कर दिया होगा। उसी से हम एक एग्जांपल से हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहां पे हमें, हालांकि ऐसा बोला तो नहीं गया है, मगर फिर भी हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो पहले तो मैं वो बता देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह का, एक तरह से इसमें होता है हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस, और एक चीज याद रखना कि वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन।
वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, CMI, सेंट्रल मेटल आयन, पहले बता चुका हूं CMI की फुल फॉर्म, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ CMI पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब वो किस किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो दो केस बनते हैं इसमें, दो केस बनते हैं। व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला केस, केस 1, व्हेन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है बेटा, n, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा है दूसरा आएगा आपके पास when orbitals having different principal quantum number। ठीक है, ये केस 2 हो गया हमारे लिए बेटा। दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा ना आपको, जैसे sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, और उसके बाद आगे वाले d, जैसे sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, ये सब ऐसे होते हैं जिनमें d बाद में लिखा हुआ है। देखो इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं, d वालों में ही दो तरह के होते हैं, इनमें तो दिक्कत आएगी नहीं, d वाले ही दो तरह के होते हैं। और ये जो होंगे जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले करेंगे, तो ये कौन कौन से होंगे, ये होंगे कौन से, DSP2 हो गया, जिसमें D पहले, जो आपके लिए अब नए हैं, इससे पहले आपने ये वाले हाइब्रिडाइजेशन नहीं सुने होंगे कक्षा 11 में, और DSP3 हो गया, और D2sp3 हो गया, ये नए वाले हैं, इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होता है बेटा, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बला है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, आओ। मान लो जब ऐसा होगा तो ये रहा n-1d, फिर ये आएगा ns, np और nd। अगर ये वाला सेट है ना, अगर ये वाला सेट यूज होता है, ये वाला सेट यूज होता है, सॉरी इसको n-1d मत लिखना, ये वाला सेट यूज होता है, ये सेट अगर मिक्सिंग इनकी होती है, मिक्सिंग of orbitals having same n, ns, np, nd, अगर ये मिक्सिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मिक्सिंग 4s, 4p और 4d की हो, तो अगर 1s 1p तो sp, 1s 2p तो sp2, 1s 3p तो sp3, 1s 3p और 1d, लेकिन वो भी 4 नंबर का ही होना चाहिए, sp3d, 1s 3p 2d तो sp3d2। मगर वो जो भी होगा ना वो इसमें से ही होगा। ये जितने टाइप के आपको दिख रहे हैं ना, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, वो सब इसी टाइप से बनेंगे, इसमें से उठाने हमको। मोस्टली हम 3D सीरीज के लिए पढ़ते हैं, और 3D सीरीज में ये वाला सेट चलता है ना, 3D सीरीज में ये वाला सेट चलता है, तो हम यहां से 3D नहीं लेंगे, जबकि हम यहां पे इधर वाले केस में क्या करेंगे, डिफरेंट, यानी कि n-1 जो d होगा ना हमारे पास, उसके साथ ns, np यूज करेंगे, यहां nd यूज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी बताता हूं, यहां nd यूज नहीं होगा, देखो ये यूज नहीं करेंगे, जबकि यहां पे हम n-1d यूज नहीं करेंगे, यही तो फर्क है। इधर तो हम उधर तो हम nd यूज नहीं करेंगे, और इधर हम n-1d यूज नहीं करेंगे। अब सोचो इसको कैसे करोगे, देखो
अगर यहां से एक डी यूज होता है तो डी, फिर एक एस, फिर दो पी, डी एस पी टू। अगर हम इसमें से एक डब्बा, एक एस और दो पी, एस डी एस पी टू, एक डी अंदर वाला है इसलिए पहले लिखा हुआ है, फिर एन, एक एस और तीन पी, फिर दो डी अंदर के, एक एस और तीन पी, डी टू एस पी थ्री। उधर वाला डी यूज होगा, अंदर वाला डी। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, देखो अगर मैं यहां 3D लिख दूं, फिर 4S लिख दूं और फिर 4P लिख दूं, ये मिक्सिंग 3D 4S 4P, अगर ये मिक्सिंग है, अगर ये वाली मिक्सिंग है तो इससे बनने वाले जो सेट होंगे वो होंगे DSP2, DSP3, D2SP3। यहां ND यूज नहीं होगा, जरूरत नहीं है ना। अगर आप इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना इससे ज्यादा तो हमने यहां काट दिया। हो तो यहां 4D लिख भी दोगे पर यूज नहीं आएगा, यूज नहीं आएगा तो हम इसलिए नहीं बता रहे उसको। तो कुल मिला के आपने ये डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों लिखा बताओ जरा। बिकॉज यहां पे एक 3 नंबर है और 2 4 नंबर है, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि वहां पर n की वैल्यू सेम है, 4D 4S 4D 4S 4P 4D, वहां n की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। यहां n की वैल्यू डिफरेंट है। इन्हें बोला जाता है इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जो ऐसे बनाते हैं इन्हें बोला जाता है बेटा इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि अंदर वाला डी यूज हो रहा है, अंदर वाला इनर डी। अंदर वाला क्यों? क्योंकि 4 बाहर और 3 अंदर, n बाहर और n-1 अंदर, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन्हें बोला जाता है खास तौर से जो इन हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं, इसमें तो डी की बात ही नहीं होगी, तो खास तौर से इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोला जाएगा। सर आपने इनके लिए क्यों नहीं, अबे भाई तो डी उन्हीं में है तो डी के लिए ही बात करूंगा ना। जहां पे डी नहीं है वहां क्या इनर आउटर करोगे, है ना। sp इज ऑलवेज आउटर बिकॉज आउटर ही रहेगा, sp2 इज ऑलवेज आउटर, sp3 इज ऑलवेज आउटर, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है वो भी सीख लो। ऐसा मत समझ जाना कि हमेशा, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है 4S 4P है, ठीक है सही है, कोई नहीं होगे कंफ्यूज, हटाओ सही है। मुझे लगा उसको भी बताने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। SP SP2 SP3 हमेशा बाहर के डब्बे ही होंगे, SP SP2 SP3 हमेशा बाहर के डब्बे ही होंगे। इनर और आउटर वर्ड ही वहां आएंगे जहां पे दो तरह का कंफ्यूजन है। SP SP2 SP3 ऑलवेज आउटर, ये याद रखना, उनके लिए इनर आउटर की कैटेगरी है ही नहीं, इसीलिए आप इनर के आगे डी यूज कर रहे हो फॉर द डी ऑर्बिटल्स। जहां पे डबल डबल है ना, कि जैसे sp3d है तो इधर dsp3 है। अब ये है दिखने में एक जैसे, बस डी को आगे पीछे कर रखा है, उस जगह पे हम इनर आउटर अलग करेंगे, ठीक है बेटा। SP SP2 SP3 के इनर आउटर नहीं करेंगे, ऑलवेज आउटर, बिकॉज वहां डी यूज ही नहीं हो रहा है, और वो जब भी बनेंगे तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही बनेंगे। SP SP2 SP3 सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही बनेंगे। नॉर्मल वाले हाइब्रिडाइजेशन जो अब तक हम कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं वो आपके लेफ्ट साइड में है, केस 1 SP SP2 SP3 SP3d SP3d2, ये नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन है। कुछ नया आज हमने देखा है वो DSP2 DSP3 एंड D2SP3। ये D पहले लगाने का क्या मतलब है, वो यही मतलब है, D पहले लगाया है तो वो D अंदर वाला यूज किया है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाकियों के तरह सेम नहीं है। तो जैसे नीचे लिखा हुआ है 3D है, 4S है और 4P है, तो आप देखो इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड।
चलिए जल्दी नोट करिए, बाकी मैं जो एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो नहीं पता, मगर हाँ कोशिश करते हैं। हाँ होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा, बिकॉज मैं अब ज़्यादा फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को कल प्रॉब्लम थी कि ये टीचर बकवास ज़्यादा करता है और पढ़ाता कम है, तो उन बच्चों को ख़ास तौर से आज अच्छा लग रहा होगा जो आप बकवास ज़्यादा करते हो, और जो भी वो ब्ला 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 जो भी बोल रहे थे, जो उनके मुंह में आ रहा था वो बोल रहे थे शायद, वो देख के बहुत बुरा लगा। और मतलब घर परिवार माँ बहन तक की जो हैं वो गालियाँ लिख रहे थे उसमें कमेंट में, तो देखकर बुरा लगता है। शायद किसी को भी बुरा लगेगा उस केस में। फैसला तो मैंने कर लिया था बैच छोड़ने का, मगर जानता हूँ कि दो चार के चक्कर में कईयों का नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। मगर हाँ चैट ऑफ रहेगी। नॉर्मल स्पैमिंग ठीक है, लेकिन आप माँ बहन की गाली दे दोगे तो दिक्कत हो ना। ऐसे कौन से संस्कार आ गए भाई आप में? ऐसे कौन सिखा रहा है? ऐसे माँ बाप तो दुनिया में नहीं है जो गालियां सिखा रहे होंगे कि जाओ बेटा अपने टीचर को गाली दे देना। ऐसे माँ बाप तो नहीं होंगे यार। संस्कार में ये चीज तो नहीं मिली होगी तुमको, कोई भी हो चाहे। है ना, और फिर भी आप ऐसा करते हो। लानत है आप पे जो लोग गालियां लिखते हैं। ये मेरे लिए नहीं, किसी भी टीचर के लिए, दुनिया के किसी भी टीचर के लिए अगर आप कुछ गलत लिख रहे हो, मैं सारे टीचरों की तरफ से कह रहा हूं, मैं सारे टीचर की तरफ से तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। ठीक है? जिसने टीचर को गाली दी है ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है। जिसने माँ बाप को तकलीफ दी वो भी कभी कुछ नहीं कर पाया, और जिसने टीचर को गाली दी है वो भी कभी कुछ नहीं कर पाया। तो जो यहाँ कमेंट बॉक्स में किसी भी XYZ टीचर के लिए, दुनिया भर में इतने टीचर्स हैं, वो किसी से भी पढ़ रहा हो बच्चा, अगर उसने टीचर के बारे में कुछ गलत बोला, लिखवा के ले लो मेरे से। अगर एक टीचर की बद्दुआ लग गई ना, कभी कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। चलो छोड़ो। चलो, VBT के अकॉर्डिंग तो नहीं होती वो चीज, मगर मैं आपको बता रहा हूं ताकि हम VBT कर पाए अच्छे से। डोनेशन स्ट्रेंथ होती है ना, डोनेशन स्ट्रेंथ, डोनेशन स्ट्रेंथ इन लिगेंड्स। ठीक है, डोनेशन स्ट्रेंथ इन लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड क्या होता है? डोनर होता है। लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अरे भाई लिगेंड होता क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही तो होता है। तो हम डोनर्स डोनेशन स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो जो डोनर एटम होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलती है ये चीज, की उसकी डोनेशन टेंडेंसी से पता चलती है। तो जो कार्बन डोनर एटम होता है ना, अगर कार्बन डोनर एटम है तो सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन है तो उससे कम, ऑक्सीजन है तो और कम, फ्लोरीन है तो और कम, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे भी कम आयोडीन। मेनली हमारे पास इतने डोनर एटम्स मेनली होते हैं। होने को डोनर एटम्स और भी होते हैं, सल्फर भी होता है ना, और भी बहुत सारे डोनर एटम्स होते हैं, मगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनते हैं कॉमन डोनर एटम्स। अगर आप देखोगे ना लिगेंड्स के अंदर, तो कुछ कॉमन डोनर एटम्स है ये रे। ये तो इंडिविजुअल चलेंगे ClBr, मगर ये कुछ कॉमन डोनर एटम्स हैं। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग डोनर जो होता है वो कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इनको एक साथ ऐसे लिख दिया जाता है, किसको इन जनरल लिख दिया जाता है? X माइनस। इनको इन जनरल क्या लिख दिया जाता है? X माइनस। ठीक है,
जो डोनेशन स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहां एक्स लिख दिया मैंने, इनको कहा जाता है, ऐसे मान लो ये हो गए स्ट्रॉन्ग डोनर, दो दो के टुकड़े कर दो इनके, और ये हो गए वीक डोनर। तो ये कैसे होंगे वीक लिगेंड्स, और ये कैसे होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं ये बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे यहां बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या मानोगे इसे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। NH3 क्या मानोगे इसे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। EN क्या मानोगे इसे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। ऑक्जेलेटो क्या मानोगे इसे, स्ट्रॉन्ग या वीक। H2O स्ट्रॉन्ग या वीक। क्लोराइड स्ट्रॉन्ग या वीक। ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग या वीक, जल्दी बताओ। साइनाइड स्ट्रॉन्ग या वीक। डोनेशन स्ट्रेंथ हमें डोनर एटम से पता चलती, कार्बन डोनर एटम स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नाइट्रोजन भी करे अगर एम्बिडेंटेड है तो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये भी नाइट्रोजन डोनर है, EN में भी नाइट्रोजन डोनर होता है, CH2 NH2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या होगा, ऑक्सीजन डोनर होता है ऑक्जेलेटो में, क्या लिखूं वीक लिगेंड, क्या लिखूं वीक लिगेंड, क्या लिखूं वीक लिगेंड, क्या लिखूं वीक लिगेंड। इस तरह से हम डोनेशन स्ट्रेंथ से चीजें पता कर सकते हैं। ये डोनेशन स्ट्रेंथ कहां से पता चली, ये डोनेशन स्ट्रेंथ पता चलती है लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी से। और लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी चलती है दो तरह से, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जो है वो दो तरह से चलती है। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जेड इफेक्टिव लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और साइज भी लिख सकते हो, साइज ज्यादा होगी तो डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, भी घट जाएगी। साइज से भी चल सकती है, साइज बढ़ेगी तो डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, EN घटेगी तो डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, EN बढ़ेगी तो डोनेशन टेंडेंसी घटेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो लेफ्ट टू राइट तो हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से भी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। और टॉप टू बॉटम हमारी साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ने से भी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। तो यहां पे हो गया मोटा मोटा तरीके से साइज से देख लो, है ना। मगर साइज को याद रखना बेटा, ये देखना है इसके अंदर, है ना, जेड इफेक्टिव से, इसको देखना है जेड इफेक्टिव से, और टॉप टू बॉटम के अंदर देखना है डोनेशन स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और ये देखना है टॉप टू बॉटम। दो तरीके से देखी जाती है, आपको रीजन कोई नहीं पूछेगा, ये आपको देखना है लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम देखते हैं, वो लेफ्ट टू राइट देखते हैं। जेड इफेक्टिव हमारे लिए लेफ्ट टू राइट सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती थी, कक्षा 11 याद करो, सिखाया था कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव मोर इंपॉर्टेंट होता है, टॉप टू बॉटम साइज वाला फैक्टर मोर इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉप टू बॉटम के लिए हम साइज देखेंगे, EN मत देख लेना, क्योंकि अगर आप EN से देखोगे तो चोट हो जाएगी। आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की सबसे कम है सर, तो इस हिसाब से उसकी डोनेशन टेंडेंसी तो ज्यादा होनी चाहिए थी, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्लीज आप यहां फ्लोरीन से जब आयोडीन पर देखें तो टॉप टू बॉटम देखना है, और टॉप टू बॉटम के लिए आप साइज से देखें, ना कि जेड इफेक्टिव से देखें। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। और ये जो है ये हेलोजन्स हैं, इनको हम एक साथ यहां लिख देता हूं मैं, हेलोजन है ये बेटा, यहां लिख रहा हूं, इनको क्या लिखते हैं, हेलोजन। एक साथ इनको क्या लिखोगे, X माइनस, ठीक है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस हेलोजन है, ठीक है। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव देखो, यानी कार्बन से फ्लोरीन जेड इफेक्टिव देखना है,
एंड फ्लोरीन से आयोडीन साइज देखनी है। फ्लोरीन से आयोडीन जेड इफेक्टिव मत देखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन से फ्लोरीन साइज मत देखना, गलत हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लेना, कार्बन से हेलोजन तक, ठीक है। और कार्बन से हेलोजन तक आपको यह ध्यान रखना है, दो दो टुकड़ों में बांट देना है। कार्बन और ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं वो जनरली होते हैं, है ना, और बाकी वीक डोनर होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन को हम जनरली स्ट्रॉन्ग, हाँ ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज ट्रू होगा, मगर अगर आप मेरे पास 100 एग्जाम्पल लेके आओगे तो 95 में मैं ये बात प्रूफ कर दूंगा कि देख इसमें कार्बन नाइट्रोजन डोनर है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मगर 5 ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग डोनर होने के बावजूद भी वो वीक फील्ड लिगेंड हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जनरल रूल है, याद रखना, जनरल रूल है, जनरल रूल है बेटा। तो जनरली जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन स्ट्रेंथ, जनरली लिगेंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। ये जनरली वर्ड बहुत जरूरी है, पहली चीज बता रहा हूं मैं, तो यहां एक नोट लगा के लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन स्ट्रेंथ जनरली लिगेंड्स आर categorized या divided into 2 category, one strong ligand which have carbon nitrogen donor generally, and second is strong weak ligand which have oxygen halogen donors basically। अब हम आगे जाके एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे लिगेंड्स की, तो हम देखेंगे कि जो उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बैकबोन है 95 to 98% वो जो सीक्वेंस हैं वो इसी रूल को फॉलो करती है कि कार्बन नाइट्रोजन वाले पहले होंगे और ऑक्सीजन हेलोजन वाले बाद में होंगे। कुछ चीजें वहां पे गड़बड़ होंगी, वो मैं कह ही रहा हूं कि हर जगह ये वैलिड नहीं है, मगर ये बैकबोन है, ये ही मेन चीज है। इनफैक्ट वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है तो उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा लगाया गया है। बाद में तो चलो और चीजों से, डेटा बेस्ड चीजों के चक्कर में उसमें कुछ चीजें बीच में ऐड हो गई हैं, मगर वही चीज लगाई गई है। तो कल हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मैं बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या क्या कर सकता है और वीक लिगेंड जब होगा तो क्या क्या करेगा। कल वाली क्लास हम यहां से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से शुरू करके हाइब्रिडाइजेशन को और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म करेंगे। ये कोर सेक्शन है आपका, यूं मान के चलिए ये होने के बाद आप 80% क्वेश्चन कर सकते हो उस चैप्टर के। 80% सवाल सिर्फ अकेला वीबीटी कवर करता है, 80%। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगा, सीएफटी। सीएफटी पढ़ने के बाद हम ये वीबीटी वाले क्वेश्चन सीएफटी से भी कर लेंगे, शायद जल्दी हो जाए, मगर वीबीटी पढ़ना भी तो जरूरी है। सीएफटी लगा के भी हम वीबीटी के क्वेश्चन कर लेंगे, मगर पहले वीबीटी पढ़ लेते हैं, बाद में सीएफटी पढ़ेंगे। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये देखिए ये सवाल तू वीबीटी से भी कर सकता है, ये सवाल तू सीएफटी से भी कर सकता है। जिसको जो अच्छा लगे, जो क्विक लगे मेथड, वो वैसे कर सकता है। मगर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सवाल सिर्फ वीबीटी से होंगे और कुछ सवाल सिर्फ सीएफटी से होंगे। एनीवेज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।